हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। देश में हर दिन बढ़ते कोरोना के आंकड़ों ने सरकार के साथ ही लोगों की चिंताएं भी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति बनती जा रही है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के खतरे को कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो होली के बाद लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है? इस पर डिबेट की शुरुआत करेंगे और मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पिछले साल जब देश में कोरोना ने दस्तक दी थी, तब लोगों में हड़कंप मच गया था। हर दिन कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ने के साथ ही जहां लोगों के दिलों में डर दिखाई दे रही थी, तो वहीं कोरोना से जीतने का जुनून भी दिख रहा था। लोग कोरोना के नियमों का पालन करते थे, लेकिन लगता है कि इस बार लोग पहले से ज्यादा लापरवाह हो गए हैं और यही लापरवाही कोरोना को देश में फिर से जगह बनाने का मौका दे रही है। देश में हर दिन कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बढ़ता कोरोना लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक तरफ तो लगातार वैक्सीनेशन का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात अगर देश में बीते 24 घंटों के आंकड़ों की करें, तो देश में बीते 24 घंटे में 96,982 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। एक दिन में 446 मरीजों ने जान गंवाई है। 24 घंटे में 50,143 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में कुल 1,26,86,049 केस है। देश में अभी भी 7,88,223 एक्टिव केस, कुल 1,65,547 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 1,17,32,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 8,31,00,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना हब बना हुआ है, जहां कोरोना के आंकड़े रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 3,548 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 14,589 हो गई है। कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 3,000 के पार हो गई है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में 15 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। उधर लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। 30 अप्रैल तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की रोक नहीं। ई पास के साथ वैक्सीन लगवाने जाने वालों को छूट। राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा की दुकानों के लिए गाइडलाइन। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट। ID कार्ड दिखाने पर डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को छूट। वैट टिकट दिखाने पर यात्रियों को आने जाने पर छूट। गर्भवती और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट। जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के आदेश के बाद दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की सीमाओं पर भी प्रशासन सतर्क है। बीते कुछ दिनों में हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। बात अगर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के कोरोना आंकड़ों की करें, तो बीते 24 घंटे में 2,040 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 8 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3,199 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। एक दिन में 1,501 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक 2,83,000 से ज्यादा मरीज ठीक। प्रदेश में 94.57% है रिकवरी।
तो लगातार देश और प्रदेश में जो है वो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ रहा है और ये इससे एक तरह से जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज जिस तरह से प्रदेश में 2040 जो मामले सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि होली के बाद से अगर देखें तो प्रदेश में जो है कोरोना का जो रफ्तार है, जो ग्राफ है, वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 4 अप्रैल की बात छोड़ दें तो उसके बाद से अगर हम देखें तो लगातार जो है 30 मार्च के बाद, जो 29 मार्च को होली था और उसके बाद 30 मार्च के बाद प्रदेश की जो कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसी तरह से देश में भी अगर बात करें, कल जिस तरह से 1 लाख से ज्यादा मामले आए थे, हालांकि आज मामले जरूर 1 लाख से नीचे हैं, लेकिन जो मृत्यु दर है वो 2% से बढ़कर 5% तक पहुंच गया है और ये चिंता का विषय है। लगातार इसको लेकर भी सरकारें भी चौकन्ने हैं और खास करके 8 अप्रैल को कोरोना के मामले को लेकर समीक्षा बैठक एक तरह से प्रधानमंत्री ने बुलाई है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो जिस तरह से देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। लगातार सरकार की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि वो जो कोरोना का नियम है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें, इसके अलावा बार बार हाथ को सैनिटाइज करते रहें। लेकिन बावजूद इसके कई जगहों पर, खास करके बाजारों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यह देखने को मिल रहा है जहां पर लोग नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, जिसकी वजह से खास करके अगर बात करें तो इसकी वजह से ये जो संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ देश में कोरोना वैक्सीनेशन की भी शुरुआत हो चुकी है तो दूसरी तरफ संक्रमित मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो कोरोना भारी, लॉकडाउन की बारी, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन सबसे आपका तारुफ करवा देते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। रंजीता मेहता, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम स्वागत है आपका। महिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम आपका भी स्वागत है। सुखबीर तंवर, प्रवक्ता इनेलो के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी स्वागत है। धन्यवाद हसन साहब। राहुल भार्गव, हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी स्वागत है। और सतीश नंबरदार, प्रदेश प्रभारी भाकियू के किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल राहुल भार्गव जी से, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। राहुल भार्गव जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सितंबर में कोरोना के मामले, 2020 सितंबर में कोरोना के मामले एकदम से कम होने लगे थे और अप्रैल आते आते एकदम से बढ़ने लगे हैं, आखिर ये क्या वजह है? देखिए, ये बात तो पक्की है कि जिस प्रकार से हमने लापरवाही करी है, जिस प्रकार से हमने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया है कोरोना के चलते हुए, आज वो हम पे भारी पड़ रहा है। अगर हम अमेरिका के मामले देखें और यूके के मामले देखें, क्योंकि इन्हीं कंट्री से कंपैरिजन होता था, हम ताइवान से नहीं करते हैं, पिछले 8 हफ्ते में पहला दिन आज ये है जब 1000 से कम वहां पे मृत्यु हुई है। इसका मतलब अमेरिका ने दिसंबर 16 के बाद से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपना जिस गति से बढ़ाया, 25 से 30% लोगों को वैक्सीन लगाने में संभव करा, उसके चलते हुए मृत्यु दर और हॉस्पिटलाइजेशन कम होने लगा है। उल्टा जहां देश ने बहुत जल्दी प्रीमेच्योरली कोरोना को हराने की बात कहना चालू कर दिया, वो देश आज सबसे ज्यादा ग्रसित है। आज हमारे ब्राजील जितने मामले आ रहे हैं अभी आज तक में, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि लोगों की लापरवाही तो हुई है, साथ में जो पॉलिटिकल डिस्पोजिशन है, मतलब पॉलिटिशियंस को आज भी हम देश में भगवान मानते हैं, उनकी बात मानते हैं, पर जिस प्रकार का बिहेवियर अभी दिखा है उसके चलते लोगों ने यह कहना स्टार्ट किया कोरोना कहां है, कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए कितनी बड़ी बात है, और उससे बड़ी बात है वैक्सीनेशन। जिस प्रकार से, जिस गति से वैक्सीनेशन बढ़ना चाहिए था, 1 साल में सबको पता है कि 2 गज की दूरी जरूरत है, मास्क की जरूरत है, फिर भी वो उदासीन है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कोरोना नहीं है। चलिए बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात अभी तक होनी चाहिए थी वो वैक्सीनेशन की बात होनी चाहिए थी। हमने 16 जनवरी को बड़े धूमधाम से वैक्सीनेशन स्टार्ट किया। आज हम 8 करोड़ लोगों को लगा पाए हैं, जबकि हमको लगाना 70 करोड़ लोगों को है। तो देखिए किस प्रकार से हमारी गति
थोड़ी धीमी है, इसको तेज करना है। लोगों में जो उदासीनता वैक्सीन के बारे में है, जो डर है, उसको निकालना जरूरी है, क्योंकि आज भी सबसे ज्यादा धर्मगुरुओं पे, पॉलिटिशियंस पे और आपके जो सोसाइटी के बड़े नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, इन पे लोग विश्वास करते हैं। जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा, आगे वैक्सीनेशन बढ़ते बढ़ते कोरोना की रोकथाम थमेगी और हम इकोनॉमी को दोबारा खोल पाएंगे। हम लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये जो लिप सर्विसेज हैं बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज की, राइट का कर्फ्यू लगा देते हैं, तो क्या मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना नाइट में निकलता है क्या? सारे पब्स और जो शादियां होती हैं वो 10 बजे के बाद होती है? नहीं, दिन में कोरोना होता है। लोगों को उदासीनता कम करनी पड़ेगी, वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें आप सब जितने भी दिग्गज नेता आज यहां बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि वो लोगों को ठीक है। रंजीता मेहता प्रवक्ता बीजेपी की भी हमारे साथ बनी हुई है। रंजीता जी, आखिर क्या वजह है कि हमने जब देखा पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो लोग बहुत ही नियमों का पालन कर रहे थे, क्या अब सरकार जो है वो नियमों का जो पालन करवाने में अक्षम नजर आ रही है लोगों से, या फिर जो इलेक्शन में रैलियां हो रही हैं उसको लेकर लोगों में लापरवाही बढ़ गई है? लोग कहते हैं कि रैली में कोरोना नहीं आते और यहां कहां से कोरोना आ गए? देखिए खालिद, बिल्कुल जायज बात है जो डॉक्टर भार्गव जी ने बताया है। उन्होंने ये कहा है कि लोगों में कहीं ना कहीं डर जो चीज थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब कोरोना आया था तो लोगों को लग रहा था पता नहीं कैसा होगा, किस स्थिति में होगा, कैसे इसमें सुधार होगा, नहीं होगा, या कितनी डेथ रेशियो होगी। अब कहीं ना कहीं पूरे 1 साल के अंदर लोग कैजुअल अप्रोच में चले गए हैं, जिसके चलते जो है संक्रमण बहुत बढ़ गया है। अगर मैं हरियाणा की बात करती हूँ, टोटल 3 लाख केसेस जो है इस समय जो मामले जो है कोरोना के लोग ग्रस्त हैं, जिसमें से मैं ये सौभाग्य मानती हूँ हरियाणा सरकार का कि 2,84,000 जो लोग हैं वो रिकवर हो चुके हैं, तो सबसे बड़ी अच्छी उपलब्धि है और बड़ी रेशो में रिकवर होना भी चाहिए। पर कहीं ना कहीं संक्रमण भी बहुत बढ़ रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करती हूँ तो एक्टिव 2004 केसेस हैं, जिसमें से 1501 जो पिछले लास्ट डे की है वो रिकवरी भी है, लोगों ने रिकवर भी किया है। और जो डेथ रेशो है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है कि पिछले 24 घंटों में 8 मौतें हुई हैं हरियाणा के अंदर। तो मैं ये मानती हूँ कि जो सुपरविजन में केसेस चल रहे हैं वो 13,105 है, जो अभी भी लोगों का सुपरविजन लगातार चल रहा है। वो तो आंकड़े हम ग्राफिक्स के जरिए बार बार दिखा रहे हैं रंजीता जी। तो वैक्सीनेशन सेंटर जो सरकार ने बनाए हैं इस समय 1098 जो है वैक्सीनेशन सेंटर ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसके तहत 874 जो है वो सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर हैं और उसमें से 184 जो है वो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जिसके तहत जो है लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और पूरी स्पीड और तेजी से दी जा रही है ताकि मैक्सिमम लोगों को कवर किया जा सके। मैं ये मानती हूं कि अगर वैक्सीनेशन को लोग बिना डर से अपने आप भी वॉलंटरली अगर अपनी इच्छा जाहिर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों में शुरू में डर था कि कहीं वैक्सीन से हमें बुखार ना हो जाए या हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, जबकि जो इंडिया की वैक्सीन है, चाहे वो कोवैक्सीन है चाहे वो कोविशील्ड है, दोनों ही बड़ी प्रमाणित वैक्सीन है और बड़ी अच्छे से जो है लोगों का इलाज हो रहा है। और मैं ये महिमा सिंह जी, ठीक है रंजीता जी, जरा महिमा सिंह जी को भी डिबेट में लाते हैं। महिमा सिंह जी, आपको क्या लग रहा है कि जो वैक्सीनेशन को लेके जो सरकारी दावे हो रहे हैं, क्या अभी भी आपको यही लग रहा है कि 45 साल के उम्र वाले हैं उन्हीं को लगना चाहिए, 18 साल से ऊपर वालों के लिए क्यों नहीं? आखिर जिस तरह से केस बढ़ रहा है तो वैक्सीनेशन तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। खालिद जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं भाजपा की प्रवक्ता ने अभी एक बात कही कि दोनों ही वैक्सीन जो हैं हमारी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं, बहुत ही व्यापक हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी करते हुए पहले ये बताना चाहूंगी और शायद बहुत से लोगों को मालूम भी होगा कि 30 मार्च को ब्राजील जो उन देशों में से था जिसने सबसे पहले भारत बायोटेक से कोवैक्सीन की बुकिंग इंपोर्ट के लिए की थी, लेकिन 30 मार्च को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की नॉन कंप्लायंस की वजह से ब्राजील ने उसे रद्द कर दिया, अपने इंपोर्ट का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था, और उन्हें रिजेक्ट करके ये कहा कि आपने जो अग्री किया था, जो सहमति की थी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर, वो आपने नहीं बरती है और इसलिए हम आपकी वैक्सीन हमारे लोगों को लगाने के लिए इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। दुखद ये है कि मौजूदा सरकार ने बिना उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस को देखते हुए उस वैक्सीन को हमारे लोगों तक, डॉक्टर साहब ने भी ये बात कही और हम भी सहमत हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और जल्द से जल्द लगनी चाहिए। इनफैक्ट लेकिन आप तो सवाल उठा रही हैं ब्राजील के साथ जो डील हुई थी उसको लेकर ही सवाल उठा रहे हैं, तो जब आप सवाल उठाएंगे तो लोग कैसे समझेंगे इसको? डील को नहीं, ये तो देखिए दस्तावेज है खालिद जी, मैं सवाल नहीं उठा रही।
मैंने पहले ही कहा 30 मार्च को ब्राजील में ये रिपोर्ट, ये सुर्खियों में है, द वायर की रिपोर्ट है, अवेलेबल है गूगल पे, कोई पढ़ना चाहे तो। 30 मार्च को ब्राजील ने रिजेक्ट किया है। कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई देश यदि उसे रिजेक्ट कर रहा है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे, उनका तो कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है नहीं ना। अब दूसरी बात आ जाते हैं, चलिए वैक्सीन को भी एक तरफ रख देते हैं, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने वाली बात कर लेते हैं। और अभी आपने कहा कि लोग ये कह रहे हैं, खालिद जी, आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन के कोरोना वहां पर है जहां पर पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, जहां इलेक्शन नहीं हो रहा है, जहां रैलियां हो रही हैं वहां कोरोना नहीं है। इसमें जोड़ते हुए मैं कहूंगी लोग ही नहीं, भाजपा के अपने विधायक, अपने जो विधायक इनके सतना से हैं, मध्य प्रदेश से, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये बोला पिछले दिनों कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, और ये खबर है, मैं नहीं बोल रही हूँ। सतना से नारायण त्रिपाठी उनके विधायक हैं, और उन्होंने बोला, नहीं मैं 2 बिंदु और जोड़ूंगी इसके अंदर, निवेदन है शाही स्नान कुंभ के अंदर, शाही कोरोना एक रियलिटी है, शाही स्नान हो रहा है कुंभ के अंदर, उसके अलावा कूच बिहार और झूमर डोला में प्रधानमंत्री रैलीज कर रहे हैं। महिमा सिंह जी, जरा सुखबीर तंवर को भी डिबेट में लाते हैं ना। सुखबीर जी, महिमा जी निवेदन इस बात का है कि कोरोना को आप लोगों को भी बताना है कि कोरोना है। कोई गलती करता है तो हम उसको हल्के में पॉलिटिकल पॉइंट नहीं बना सकते। रोल मॉडल होते हैं पॉलिटिकल लोग, जो राजनीतिक होते हैं, हम पॉलिटिकल पॉइंट नहीं स्कोर कर सकते। इसमें है बड़प्पन दिखाना, ये कहना कि उसने गलती कर दी, शायद वो ना समझ है। हमको पब्लिक को ये बताना है कि सत्य क्या है। मेरा निवेदन आप दोनों से यही है कि आप दोनों सत्य बताएं, ना कि पॉलिटिक्स करें। ठीक है। सुखबीर तंवर जी, आप जिस तरह से प्रदेश में भी हम देख रहे हैं, खास करके जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, हमने देखा 30 मार्च के बाद, होली के बाद से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, और अब ये 2000 के पार कर गया है पर डे, मतलब 24 घंटे में ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो सरकार है, जिस तरह से, जिस स्तर पर इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाना चाहिए, क्या सरकार वो कदम नहीं उठा पा रही, या लोग लापरवाह हो गए हैं जो कोरोना को हल्के में लेने लगे हैं? हसन साहब, सर्वप्रथम आज जगत ताऊ चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पे मैं उनको श्रद्धासुमन आपके चैनल के माध्यम से अर्पित करता हूं जी। और इस प्रदेश में और देश में और समूचे विश्व में उनके जो अनुयायी हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र को एक खतरा उत्पन्न हो गया है, आज चौधरी देवीलाल की जो नीतियां उनके जीवन काल में राजनीतिक समय में रही, उनको धरातल पर लाने का सबको अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, जिस प्रकार से आपने बात करी, निसंदेह अभी जो राजनीतिक प्रवक्ता हैं उन्होंने जो बात करी, डॉक्टर साहब ने जो बात करी, और आपने जो रिपोर्ट दिखाई, देखिए बड़ा ही आश्चर्य का विषय है कि जहां चुनावी राज्य हैं वहां कोरोना की कोई डिटेल नहीं है। इससे बड़ा आश्चर्यजनक कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा सारी जगह कोरोना है। क्योंकि आज हम गुड़गांव में हैं, और गुड़गांव के जो हालात हैं, फरीदाबाद के जो हालात हैं, दिल्ली और एनसीआर के जो हालात हैं, वो निसंदेह चिंताजनक हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बात करी, आज सरकार की तरफ से जो चूक हो रही है वो तो सरकार को समझना चाहिए। इसके अलावा हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ कोरोना है, उन नियमों का पालन करना चाहिए। आज बेहद दुखद विषय है कि लोग, पूरी दुनिया की तो मैं बात नहीं करूंगा, यहां हर भारतीय को ये समझना चाहिए, राजनीतिक दल जो मर्जी करें, राजनीतिक दलों का काम है चुनाव लड़ना और दूसरी बात, लेकिन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है इस पूरे समाज को, राष्ट्र को, समूचे विश्व को इस कोरोना की महामारी से कैसे बचाया जाए। और जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो निर्देश है, उनकी अनुपालना हर सूरत में होनी चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे भी नाकामयाबी है, और सरकार नहीं करवा पा रही है तो सरकार की भी नाकामयाबी है। दूसरी बात में और हसन साहब कहना चाहूंगा जी, जल्दी से अलग अलग बातों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। किसान आंदोलन की भी मैं बात करूंगा। आखिर ऐसे क्या कारण थे, किसान आंदोलन उत्पन्न क्यों हुआ और उसका निराकरण क्यों नहीं हो रहा, यह भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा।
इनको गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये जो दौड़ दौड़ के हर वक्त चुनाव में लगे हुए हैं और जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में जो शहीद हुए, मैं उनको भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, लेकिन केंद्र सरकार की जो घोर नाकामी है, बार बार ये जो हमारे सेना बल के लोग हैं उनको मरवा के क्या साबित करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। इस देश का आम आदमी इन कोरोना के विषय में भी और जिस प्रकार की साझा हो रही है सबका जवाब मांगता है। से लेंगे, लेकिन जरा सतीश नंबरदार जी प्रदेश प्रभारी हैं बाकी के। सतीश जी, बहुत चिंता का विषय है, इसलिए है क्योंकि आप लोग करीब 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। अब कोरोना जो है दिल्ली की दहलीज पे है, आज जो आंकड़े आए हैं दिल्ली में वो 5000 के पार हैं। ऐसे में आप लोग इस आंदोलन को कैसे आप लोग इसको आगे बढ़ा पाएंगे? एक तो वो है, दूसरी की क्या वहां पर आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? अगर वहां पर ये इस तरह के कोरोना के अगर कोई भी संक्रमित लोग पकड़े मिलते हैं तो फिर क्या होगा? इसकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार की होगी और जो शासन में बैठी हरियाणा में इसकी होगी, क्योंकि आज भी ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार समझने को तैयार नहीं अब भाई किस तरह की महामारी फैली हुई है और किसानों पे आज भी किस तरह बात ना करके अनदेखी का काम किया जा रहा है। और किस तरह आपने पीछे भी देखा होगा किस तरह देश पे सरकार ने लॉकडाउन थोपने का काम किया और लॉकडाउन थोप के किस तरह उसको बगैर बीमारी के खत्म हुए, दवा भी नहीं आई तो उसको खत्म करने का काम किया। किस तरह आज मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो घर से काम होते थे इन्होंने उल्टा वहीं पर जाकर छोड़ दिया। ये सरकार पूरी तरह इस देश में इस बीमारी को रोकने में नाकाम रही। और सबसे पहले एक बात और कहना चाहूंगा, ये कोरोना वहां नहीं जाता जहां इलेक्शन होता है। और तो मैं भारत सरकार से अपील करूंगा वो इस्तीफा देकर पूरे देश में इलेक्शन करवा दें और इस कानूनों से हमारा भी पीछे छूटेगा और देश बता भी देगा कि ये काले कानून किस तरह लाए गए और ये कोरोना है ना फिर अपने आप ही मर जाएगा। और तो जैसे ये बंगाल में जाके असम में जाके वहां कोरोना की कोई रिपोर्ट नहीं आती, जहां जहां 5-4 स्टेटों में इलेक्शन है वहां पर कोई नहीं। प्रधानमंत्री जी भी जाके भाषण करते हैं, गृह मंत्री जी भी, वहां लोगों की किसी बात की चिंता नहीं। बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे, इनकी कोई चिंता नहीं, सुनाई की कोई चिंता नहीं। आज जिस तरह देश में एक आपातकाल लगा हुआ है इसके आगे जनता जवाब देगी। और मेरे हिसाब से क्यों कोरोना देश में आया, आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? जो ये वहां पर एयरपोर्ट पर बंदूक वाले खड़े कर रहे थे माथे पर लगा लगा कर देखने के लिए, वो किसकी जिम्मेवारी थी? क्योंकि 11वें महीने में चीन में शुरू हो चुका था, आज तक ये ठीक है, कोरोना पे बात करें हम, वो तो उससे आगे से एक तरह से मुद्दे से भटकने वाली बात हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली में मामले क्यों बढ़ रहे हैं। वक्त एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे हैं और पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। राहुल भार्गव जी के पास जाना चाहेंगे, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। राहुल भार्गव जी, जिस तरह से आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आने वाला जो 30 दिन है वो काफी क्रिटिकल है, इसको किस नजर से देखा जाए और एक ऐसा मैसेज दीजिए कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हो वो इस प्रोग्राम के जरिए कोरोना की गंभीरता को समझ सके। देखिए खालिद जी, बिल्कुल सिंपल बात है। 30 दिन इसलिए बोले क्योंकि उसकी 15 दिन की हाफ लाइफ होती है। 15 दिन में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस अभी बढ़ेंगे क्योंकि आप रोकथाम भी करेंगे, लोग अंदर भी बैठेंगे, साइकिल को टूटने में समय लगेगा। तो इसलिए 30 दिन का समय उन्होंने भारी बोला है। आज हम जानते हैं कि गुरुग्राम में प्राइवेट अस्पतालों में बेड धीरे धीरे फुल होते जा रहे हैं। अक्टूबर जैसी समस्या आ गई है। ये नहीं कह रहे कि सर कोरोना बहुत खतरनाक है, ये बात समझिए। जो प्रवक्ता ये कहते हैं कि इतने लोग ठीक हो गए, मैं ये कहता हूं 1.3%, 2% लोग भी मरते हैं, 8 लोग भी मरते हैं, तो वो भी किसी लेकिन के सर एक होते हैं। डबल म्यूटेंट की वजह से ये परेशानी बढ़ रही है। सर डबल म्यूटेंट तो महाराष्ट्र में है और जिस तरह से आवाजाही हो रही है, तो क्या वो दिल्ली में, हरियाणा में भी इस तरह की समस्या बिल्कुल सर वो आ सकता है। सर वो किसी के पास भी आ सकता है खालिद जी। कोई ऐसा नहीं है कि म्यूटेंट नहीं जा पाएगा। जब सेलिब्रिटीज को हो गया, राजनेताओं को हो गया, तो कोई सीमा थोड़ी देखता है। तो जरूरत है, जितने भी लोग आपके चैनल देख रहे हैं, सीधी बात है, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और वैक्सीनेशन लगवाइए, बिना डरे, बिना सोचे, बिना समझे। आपको वैक्सीन पे विश्वास रखिए। जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी वो हम टेक्निकल डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं कि फाइजर अच्छी है, कि मॉडर्ना अच्छी है, कि कोवैक्सीन अच्छी है या कोविशील्ड अच्छी है, पर जो आपके पास इस समय पत्ते दिए गए हैं उनको खेलना लेकिन सर जरूरी सवाल है। है कि ये भी तो है
45 साल से ऊपर तक का आपने लिमिट रखा है। सर, अब जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है, आप मामले देख रहे हैं, उसमें तो और नीचे के लोगों को भी बीजेपी की प्रवक्ता है, मेरा उनसे ठीक है। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वो खट्टर जी तक ये बात पहुंचाए और प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचाए कि वैक्सीनेशन फॉर ऑल कर दीजिए। अब समय नहीं है वैक्सीन को होल्ड करने का। ठीक है। आधार पूना वाला रंजीता भी जी, कह रहे हैं रंजीता जी, क्या सरकार बना सकते हैं? क्या सरकार की तरफ से इस तरह के फैसले लिए जाएंगे कि जो 45 साल से नीचे के उम्र के हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन उनका भी किया जाए? क्योंकि एक जो आंकड़े आए हैं ना मैम, पहले क्या था कि पिछली बार 40 से 50 साल के ऊपर वालों को ज्यादा इस तरह से इफेक्टिव कर रहा था कोरोना, लेकिन अब क्या है 40 से नीचे वालों को ज्यादा अपने चपेट में ले रहा है। रंजीता जी, बिफोर आप बोले तो नया डेटा कहता है जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो ऑफिस जा रहे हैं, 21 से लेके 40 साल तक के लोगों को ज्यादा तेजी से हो रहा है। भले ही मोर्टेलिटी कम हो रही हो, पर संक्रामक उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। ठीक है रंजीता जी, बातें सुनिए, मैं एक एक करके सबका जवाब देना चाहूंगी जल्दी से। सबसे पहले तो जो एज बैरिकेड था, जो 45 से 60 साल की उम्र के लोगों को हमने कवर किया था, वो इसलिए कवर किया था क्योंकि 80% जो हमारे पास पहले डाटा आया था कि मैक्सिमम लोग इस एज के थे। पर जैसे ही पिछली डिबेट में राहुल जी ने इस बात का आग्रह किया कि सभी के लिए ओपन कर देनी चाहिए, उसके बाद बकायदा मेरी ही जो डीजी हेल्थ है उनसे बात हुई और अब ये ओपन फॉर ऑल है। अब कोई भी एज बैरिकेड नहीं है, कोई भी 18 साल से ऊपर जाकर वैक्सीन को लगवा सकता है, किसी को कहीं भी मनाही नहीं है, ये सबके लिए ओपन कर दी गई है। दूसरी बात का जवाब देना चाहूंगी, जो भी किसान नेता जो बोल रहे थे यहाँ पर कि सरकार जो है, कारण है जो किसान वहां पे बैठे हैं और कोई ख्याल नहीं रख रहा, कोई वैक्सीन का ख्याल नहीं रख रहा, वहां पे बीमारी फैल रही है। तो सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि वो किसान नेता, चाहे वो चुडूनी है, चाहे वो टिकैत जैसे लोग हैं, जो फतेहाबाद में रैली में जाकर ये कहते हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है, कोरोना एक फ्रॉड है, सरकार डरा रही है कोरोना के नाम पे लोगों को। और वहां पर जाकर ये बयानबाजी करके वो क्या मैसेज देते हैं लोगों को कि आप मास्क भी मत पहनिए और आपको दूरी रखने की भी जरूरत नहीं है। आपको एक और बात बताना चाहूंगी, जो भारतीय किसान संघ है अग्रवा का, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, जब आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा ये बात स्पष्ट हो चुकी है कैसे कैसे प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जा रहा है। आप किसानों को बरगलाने का प्रयास न करें। आप अपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष महोदय उनकी रैलियां देख लो, उसके बाद जवाब दो देश को। लगाने के लिए सरकार के द्वारा टीम भेजी गई तो उन्होंने सभी ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। विषय वो नहीं है, आप जिन 5 राज्यों में जिस प्रकार से हम कोरोना पे ही हैं, उस पे क्या है, उस पे आपका कोई जवाब नहीं है। कोरोना पे ही हम चर्चा कर रहे हैं और ज्यादा उसमें चीजों पे चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक एक करके, एक एक करके, वो भी कोरोना का विषय है। ठीक है, ठीक है, अपनी बात कंप्लीट कर पाऊंगी। जब ये बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलती। ठीक है रंजीता जी, जवाब तो बहन जी देना ही पड़ेगा। बहन जी जवाब देना पड़ेगा। जहां आप हजारों आदमियों को इकट्ठा कर लेते हो वहां कोरोना वायरस नहीं जाता है और यहाँ किसानों में कोरोना वायरस आ जाता है। जवाब आप नहीं दोगे तो कौन देगा? जवाब दीजिए आप। ठीक है, महिमा सिंह भी लगातार बनी हुई है। महिमा सिंह जी, जिस बात कंप्लीट करने दीजिए पहले खालिद। रंजीता जी, अभी तो आप बोल रही थी। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए। लगातार जब टीम जा रही है वैक्सीनेशन करने के लिए किसान भाइयों को जो वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हैं, वहाँ पे रेसिस्टेंस है और वो लगवाने के लिए मना करते हैं, टीम के साथ बदतमीजी करते हैं। उसके बाद जब उनके खुद के प्रधान जोगिंदर सिंह पॉजिटिव आते हैं, उसके बाद वो लोग एग्री होते हैं कि हाँ, समाधान कर दो ना, अपने अपने घर चले जाएंगे, लगा दो वहां जाके इंजेक्शन। समाधान कौन करेगा? 22 तारीख को शायद मीटिंग हुई थी, उसके बाद कान में जूं नहीं रहेंगे और मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो ये कोरोना महामारी को बढ़ावा देने वो नहीं है। विषय ये कि समाधान करे ना, किसान की समस्या का समाधान करें आप। आज हम कोरोना के मसले पे बैठे हुए हैं। आप लोग राजनीति करने को तैयार हैं। राजनीति नहीं है, राजनीति का अवसर क्यों देते हैं आप? इस देश के किसी भी नागरिक को, किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति का अवसर क्यों देते हैं? आप कोरोना काल में अध्यादेश के माध्यम से किसानों को मारने वाला बिल अध्यादेश लाए। उसके बाद कोरोना काल में ही आपने जिस प्रकार से लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं किया इस विषय पे, उसके बाद राज्यसभा में किस प्रकार से गुंडागर्दी करी,
तंवर साहब और रंजीता जी, तंवर साहब, रंजीता जी, प्लीज एक एक करके जरा दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी इन्वॉल्व करने दीजिए। महिमा सिंह जी, जिस तरह से अभी रंजीता जी कह रही थी कि राकेश टिकैत या चडूनी कहां जाके कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, लेकिन हमने तो असम के स्वास्थ्य मंत्री को भी सुना, उन्होंने भी तो वो भी कह रहे थे कि यहां पर कोई कोरोना नहीं है और यहां मास्क की जरूरत नहीं है। तो क्या एक दूसरे पर आप लोग आरोप लगा के पक्ष विपक्ष एक कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिए हैं, और आप लोग के हल्के में लेने की वजह से जनता हल्के में ले रही है, जिसकी वजह से इस तरह से जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं? जनता प्रधानमंत्री को देख के चलती है, प्रधानमंत्री को देख के ही भाजपा को भारी मतदान भी देती है। तो प्रधानमंत्री भी जाकर के कूच बिहार और जुबुरदोला में रैलियां कर रहे हैं और वहां की रैलियों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। और हरियाणा के अंदर आसाम में क्या हो रहा है, मैं तो हरियाणा की प्रवक्ता हूँ, हरियाणा की बात करूंगी इस पटल पर। मैं जिस दिशा निर्देश अनुसार जो 3 बातें आई हैं खालिद जी, वो ये है कि घर के अंदर वाले कार्यक्रम में 200 लोगों की अनुमति है, घर के बाहर वाले कार्यक्रम में 500 लोगों की अनुमति है, और अंतिम संस्कार के अंदर 50 लोगों की अनुमति है। अब ये जो सरकार है, 50 लोग, किसी का कोई अपना मर गया है, आप ये देखिए खुशी में बाहर घर के अंदर 500-200 लोग हैं, सरकार क्यों नहीं ये कह देती कि हम अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाते हैं, आप घर के जो 2-4 व्यक्ति हैं वो इकट्ठा हो जाइए। वैसे भी ऐसी परिस्थिति में कोई ज्यादा आवाजाही नहीं कर रहा है, सरकार अपनी कंपैशन, अपना मर्म, लोगों का मर्म अपना समझ के यदि ये कहे, और स्टेट की ड्यूटी है ऐसी विकट परिस्थितियों के अंदर, ये स्टेट की और सरकार की ड्यूटी है कि वो ये कहे कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जबकि टेस्ट की आप जो कीमतें हैं वो ये देख लीजिए, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की आज शाम की लाइव वीडियो है, कुरुक्षेत्र के पेज पर आप जाकर देख सकते हैं। आज शाम की महाआरती की वीडियो है और उसमें कैसे बगल में लगकर लोग बैठे हैं। आज शाम की नायब सैनिक सुभाष सुधा जी की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर लेकिन रोहतक में प्राचीन माता मंदिर को मैं अनुशासन का पालन करती हूँ जी, मैं अनुशासन का पालन करती हूँ, बीच में क्या बोले, अनुशासन का पालन करें, अनुशासन का पालन करें, अनुशासन का पालन करें। खालिद जी ये सुनिश्चित करें, देखिए अनुशासन सुनिश्चित करना आप संचालक हैं, आपकी जी बोलिए मैं समझती हूँ जी, बोलिए महिमा जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए। और ये समझिए कि यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, यदि हम भी, मैं अपनी गारंटी देती हूँ कि मैं कहीं पर भी जा रही हूँ तो मेरा मास्क ऑन है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रोटोकॉल का दिशा निर्देश का पालन कर रही हूँ। क्या भाजपा की प्रवक्ता भी ये कह सकती हैं कि पूरा पालन कर रही है? तो बहुत अच्छी बात है, निवेदन है कि क्या आप इस मंच से कह सकते हैं कि वैक्सीन लगवाइए? आप चारों से निवेदन है कि क्या आप बोल सकते हैं अपने अपने फॉलोअर्स को कि वैक्सीन लगवाइए? वैक्सीन लगवाना सबसे बड़ा परम धर्म है। मैं समझती हूँ जो मेडिकल प्रैक्टिशनर यहाँ पर जो ठीक है तंवर जी, ठीक है प्लीज, ठीक है तंवर जी को बोले दीजिए, बोलिए। देखिए आप प्लीज समझिए, जब अस्पतालों में बेड भर जाते हैं, ऑक्सीजन के बेड नहीं मिलता तो लोग सड़क पे घूमते हैं, वो बेचारे परेशान होते हैं। ये स्टेट अपने को उनको लापरवाह नहीं छोड़ सकता, अनाथ नहीं छोड़ सकता। मैं आपसे बार बार ये निवेदन कर रहा हूं, आप प्लीज गंभीरता से समझिए। विपक्ष और पक्ष विपक्ष दोनों चलता रहेगा, ये आजीवन लड़ाई है जो चलती रहेगी। खालिद भाई साहब हमें ये भी बता दें कि घर के अंदर जो 200 और 500 लोगों की जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या 200 और 500 लोगों की गैदरिंग गलत है के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित किया जा सकता है? महिमा जी ने सवाल उठाए हैं 200 लोगों के अंदर, ठीक है महिमा जी, घर में और बाहर और शमशान घाट में जिस प्रकार से जो अंकों का खेल है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में भी बात करी थी कि हर व्यक्ति का, इस विश्व में हर आदमी का धर्म है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो WHO की गाइडलाइंस हैं, उनका हर एक को उसकी अनुपालना करनी चाहिए। रही बात इंजेक्शन की, इंजेक्शन सबको लगवाना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से कोविशील्ड को 12-13 देशों में जिस प्रकार से बैन हो गया, तो कहीं ना कहीं एक संशय हो जाता है। वो संशय भी दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। जब तक ये जिम्मेदारी सरकार पूरी नहीं करेगी, जब
हमारे राष्ट्र में ही ठीक। डॉक्टर्स ही टीकाकरण में अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं, फिर एक सामान्य व्यक्ति से जिसका दवाइयों से कोई मतलब नहीं है, वो कैसे विश्वास करे? जिस प्रकार का विषय चल रहा है, सरकार का काम है इन सब का निराकरण करे, सामान्य जनता को ये बताए कि ये टीकाकरण ठीक है और इससे आपकी विपक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए ताकि लोगों में भ्रम न फैले। सतीश जी बोलिए। खालिद भाई, जैसे ये बीजेपी की प्रवक्ता जी बोल रही थी भाई ये होना चाहिए किसानों में, वो है। आज दिल्ली में नरेला बवाने का हाईवे का उद्घाटन हुआ था और किस तरह के आज वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर भीड़ का प्रदर्शन कर रहे थे। और आज मैं नरेला मंडी के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता का धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने काफी वर्षों के बाद अति मेहनत करके वहां पर सरकारी खरीद आज से फिर सरकार शुरू करवा दी। इसलिए मैं भाई सरकारी जो खरीद वहां पे कराई जा रही है, सतीश जी, क्या वहां पे कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने आज इस तरह का काम किया कि जो भी किसान आएगा अपनी मंडी में ट्रैली खाली करेगा, तुरंत अपने वापस जाएगा। ये सारी की सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी और उसके तुरंत उसकी तुलाई होगी और वो वहां से तुरंत चला जाएगा। हरियाणा की तरह नहीं और किसी का SMS आ रहा है, किसी का जा रहा है। आज किस तरह पूरे प्रदेश में किसानों को मंडी में इकट्ठा करने का काम, हरियाणा में भी अब SMS बंद कर दिया गया है। अब डायरेक्ट किसान पहुंच रहे हैं मंडी में लेके, फिर डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। सरदारी भी हो रही है। डिबेट में बैठ के आपको हरियाणा को कोसने का हक मिल जाता है। ठीक है, सब कुछ सिस्टमेटिकली चल रहा है, बाय फोन इन्विटेशन दिया जा रहा है और एक एक चीज को वहाँ पे खरीदा जा रहा है और किसान को वेट नहीं करवाई जा रही। किसान के लिए ATM बनाए गए हैं, अकाउंट में उनके पैसा जा रहा है और हर चीज पूरी सिस्टमेटिक जो अव्यवस्था है, मैं आज 1.5 घंटा सूरज जाम में फंसा रहा। आप आ जाओ फरूखनगर मंडी में, आपको पता लग जाएगा जिस प्रकार की व्यवस्था है। आ जाओ, दौरा कर लो, अपने नेताओं को भेज दो, अपने अधिकारियों को भेज दो। बरगलाने की काम बंद करो, ये देश और प्रदेश सब देख रहा है। कोई ना तुलाई हो रही है ना कुछ हो रहा है। आपकी व्यवस्था हर तरह से विफल हो चुकी है। अनीमिया फ्री के अंदर, हेपेटाइटिस B और C के अंदर पूरे इंडिया में हरियाणा नंबर 1 पे है। आज आप बोलते रहो हरियाणा नंबर 1 पे, फिर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? अगर हरियाणा नंबर 1 पे है तो आप बोलते रहो, अपने हिसाब से बना लो हरियाणा को नंबर 1। वो मेडिकल। अच्छा रंजीता जी, नंबर 1 ही रखो। रंजीता जी, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री की भी बैठक थी प्रदेश की। क्या कुछ कोरोना को लेकर नया गाइडलाइंस आया है क्या? ठीक है सर, कोरोना को लेकर कुछ सख्तियां बरती जाएंगी, क्योंकि हम अगर गुजरात की बात करें तो वहां हाईकोर्ट कह रहा है, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, हाईकोर्ट कह रहा है कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत है अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो। और अभी हम जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, एक जो हम चंडीगढ़ की बात करें तो वहां भी प्रशासन ने कहा है कि लोग अगर नहीं सुधरे तो दिल्ली की तरह यहां भी नाइट कर्फ्यू लागू होगा। रंजीता जी, नाइट कर्फ्यू मत लगाइएगा, उसका कोई यूटिलिटी नहीं होती है। राहुल भार्गव ने कहा, मैं उस पे उसे नहीं मानती। नाइट कर्फ्यू से कुछ नहीं होता, कोरोना ज्यादा दिन में फैलता है और नाइट में तो लोग अपने घरों में सोते हैं। आफ्टर बाद कर्फ्यू लगाए ना लगाए वो मैटर नहीं करता। अगर कर्फ्यू लगाने का चाहिए तो दिन में लगाना चाहिए ताकि लोगों की रंजीता जी, मैं भी अगर रंजीता जी दिन में अगर कर्फ्यू लगेगा तो लॉकडाउन में आपने पिछली बार देखा कि कितनी मतलब लोगों को नुकसान हुआ और कितनी नौकरियां गई। तो कुछ ऐसा कदम उठाने की जरूरत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कोरोना से हम निपट भी जाए और लोगों का काम धंधा भी चलता रहे। जी बिल्कुल, इसी के चलते सरकार जो है वो सख्ती दिखा रही है और मैक्सिमम लोगों के चालान काटे जा रहे हैं अगर वो मास्क पहने बिना सड़कों पर निकल रहे हैं। और सभी हॉस्पिटल, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, रंजीता जी, लॉ दो तरफा कैसा हो सकता है रंजीता जी, कि बंगाल में मास्क पे काटे नहीं जा रहे और हरियाणा में काटे जा रहे। एक आज खबर थी हिंदुस्तान टाइम्स में जिसमें उसने कहा कि हमें 1000 चालान काटने हैं। क्या ये टारगेट बेस है? आप ये बात समझिए, जब पेपर में पब्लिश होती है बात जिसमें लिखा जाता है कि 1000 चालान काटने, इसका मतलब क्या 1000 लोगों का चालान काटना उन्होंने मैंडेटरी किया है कि दिन भर आप 1000 लोगों के चालान काटिए? देखिए, अवसर बनाना भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना चरित्र है। ठीक है महिमा जी, आपदा में अवसर ढूंढते हैं। आपदा में भी जिस प्रकार से ये पैसा इकट्ठा करने की सोच रखते हैं, इस टारगेट और इस गोल का मतलब ये है कि भाई इतना पैसा हमने इकट्ठा करना है। इनको लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है,
इनको तो जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, उस अर्थव्यवस्था को आपके पेट में दर्द जिस इस प्रकार बात से का है कि आप हरियाणा जिस कुछ और है, प्रकार से आपके आप पेट में दर्द इस पिछले बात का है 1 साल कि से भी हरियाणा ज्यादा सरकार समय सभी में उपलब्धियों में सरकारी नंबर 1 आ रही है। कर्मचारियों का आपके वेतन पेट में समय दर्द पर नहीं इस दे बात पा का रहे है हैं। कि इससे कैंसर ज्यादा का दुर्भाग्य इंस्टीट्यूट हरियाणा आपके प्रदेश अंदर का नहीं हो किसान सकता। को दरअसल बेच रहा सही बता रहा हूँ। ठीक है, तंवर जी, ठीक है। कि मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुलने जा रहा है, सिरसा कैथल और भिवानी यमुनानगर में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। आज पेट में दर्द किस बात पे, इस बात का बात बताइए कोई आप। किसको पेट में दर्द है? पेट में दर्द तो आप लोगों को है। के पेट में दर्द है। आप विफलता आपकी है। विपक्ष का काम है बातों को उठाना रखना। पेट में दर्द आपको है। आपकी ठीक है, सरकार तंवर जी है, और आपके अलायंस तंवर जी, है, रंजीता जी, किसी को पेट में दर्द नहीं है। रंजीता जी, चालान काटना सॉल्यूशन नहीं है, कभी भी डंडे के जोर पे नहीं होता। आपको समझाना पड़ेगा, ये बिहेवियरल चेंजेस है और आप लोगों जैसे को जागरूक राजनेता ही करना। कर सकते हैं। लोगों को जागरूक करना। ठीक है, रंजीता जी बार बार हाथ उठा रही हैं, बोलिए। महिमा जी, नहीं करेंगे। ठीक है, रंजीता मैम, प्लीज। एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे, दोहरा व्यवहार, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। हरियाणा में कुछ और आसाम में कुछ और नहीं चलेगा। महिमा सिंह जी को भी बोल लेने दीजिए आप लोग एक एक करके। अपने आप को सुधारो, अपना प्लीज। खुद का आचरण सुधारें, प्रधानमंत्री आचरण सुधारें, गृह मंत्री सुधारें और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सुधारें। मुद्दे पर भी तो बात हो जाए। और कैसे देश से अपेक्षा करते हो आप? तंवर साहब और रंजीता जी, प्लीज दूसरे को भी मौका दे बोलने का। महिमा सिंह जी, मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ। हमें वॉक द टॉक करना पड़ेगा, हमारे नेताओं को वॉक द टॉक करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की भक्ति है इस देश में, उन्हें वॉक द टॉक करना पड़ेगा। हम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तो हम पॉलिटिकल बात करेंगे, डॉक्टर साहब मेडिकल बात कर रहे हैं। इसलिए उनसे एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि जो कंप्लायंस डिफायंस हो रही है, जो कंप्लायंस के डिफायंस की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे रिजेक्शन मिला है, डॉक्टर साहब क्या उन वैक्सीन को हमें लगाना सुरक्षित है? बिल्कुल महिमा जी, देखिए ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड का भी थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ता जा रहा है। 12 कंट्रियों में उसने रोक रखा है। अभी भी ईयू डिसाइड कर रही है कि कोविशील्ड को अप्रूवल दिया जाए या ना दिया जाए 60 साल से ऊपर के लोगों में लगाने के लिए। हिंदुस्तान में पर ऐसे साइड इफेक्ट नहीं आए हैं। आप बात मानिए, मेरे दोस्त की वाइफ को थ्रोम्बोसिस हो गया पर उसमें जेनेटिक अब्नॉर्मेलिटी मिली, ये बात अलग बात है। और कोवैक्सीन कितनी कारगर है। और बात है डॉक्टर साहब, एक प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुआ था, प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव लग रहा था, हम उस तरफ अब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब हम आइवरमेक्टिन और दूसरी चीजों की तरफ चले गए हैं। तो महिमा जी, ये बहुत बड़ी डिबेट है। सरकार को क्लियर कट गाइडलाइंस लाना जरूरी है और वैक्सीनेशन, जो भी आपके पास अब वैक्सीन है वो लगाना जरूरी है। देखिए ये लार्जर डिबेट है कि कोवैक्सीन अच्छी है कि कोविशील्ड अच्छी है। फाइजर का डेटा ये कहता है कि 1 डोज लगाने के बाद 80% वैक्सीन कारगर है। देखिए ये बात भी समझना जरूरी है सरकार को कि अब फ्लड गेट्स खोलने पड़ेंगे कि फाइजर की वैक्सीन हो, मॉडर्ना की वैक्सीन हो, स्पुतनिक वैक्सीन हो, वो खोलना जरूरी पड़ेगा। क्योंकि आधार पूनावाला ने 2 टूक जवाब दे दिया कि मैं 6 करोड़ वैक्सीन से महीने भर में ज्यादा नहीं बना सकता। मतलब इसका मतलब 6 करोड़ वैक्सीन, 6 करोड़ 12 करोड़ वैक्सीन हमें देनी कितनी है? 70 करोड़। अगले महीने तक दूसरी डोज के लिए हमारे पास समय आ जाएगा। तो देखिए उन्होंने तो अपने बोल दिया 21 जनवरी को जो फायर लगी उससे मैं ज्यादा वैक्सीन नहीं बना सकता। तो अब देश को सोचना पड़ेगा कि 2 वैक्सीन के अलावा हम तीसरी, चौथी, 5वीं वैक्सीन की तरफ आगे बढ़े या ना बढ़े। आगे बढ़े या ना बढ़े। लेकिन इस बीच सतीश नंबरदार भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार इन्होंने हाथ उठाया, तो सर बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरे माननीय प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय महात्मा बनने के चक्कर में किस तरह विदेशों में दवाई जा रही है, यहाँ पर लोग दवाई के बगैर मरने लग रहे हैं। या क्या 45 और क्या 60 बीमारी 45 और 60 साल का देख कर नहीं आती। तो इस तरह इस देश में किस तरह का खेल खेला जा रहा है। अगर सरकार, आप लोग जहां धरना दे रहे हैं वहां पर अगर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कराती है तो क्या आप लोग वहां लेंगे वैक्सीन? कोई मना नहीं करता। वो बैठने की जरूरत ही क्या है? एक बार चाहिए कानून दोबारा लाके दोबारा बनाने का काम कर ले। आज इसको खत्म करके किसान अपने घर जाकर वापस घर जाएगा और गांव में क्या कल भी बीमारी नहीं थी, आज भी बीमारी नहीं है। आज किसान मेहनत का खाता है, एसी में बैठ के नहीं बैठता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्लाज्मा बैंक बना दिए गए हैं ताकि किसी भी इंसान को दिक्कत ना आए। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। आप लोगों को भी सहयोग जो सरकार किसानों को पानी रोक दे, जो किसानों का रास्ता रोक दे, वो दवाई दिलाएगी। सबसे पहले तो किसानों का पानी रोकने वाली सरकार, आपको सब आपके चैनल के माध्यम से पता है,
जिस प्रकार से किसान आंदोलन से केंद्र सरकार की निपटने की भाइयों को तैयारी है कि नेता और जिस बनकर उनको आप गुमराह करने का रंजीता काम जी कर सुन रहे हैं। लीजिए, आने आप वाले सुन समय आपको लीजिए, गुमराह मिल जाएगा। आपकी सुनने का काम आप तैयारियां जिस कीजिए। प्रकार आप की लोग है, अपने सभी जिस किसान प्रकार से भाइयों आप को किसान की वैक्सीनेशन संसदीय लगवाने की माध्यम से मोटिवेट कमर कीजिए। तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस देश में। किसान आपके से साथ किसान वो नहीं होने है। वाला है, उनको बोलिए कि वो आपके ऐसे साथ हरकत होने से- वाला उनको ये बोलिए है, कि वो अपने मर्ज बच्चों को बढ़ता वैक्सीन गया लगवाएं। जू जवा की। कोई भी इंसान आज बिना ना वैक्सीन के के सिर्फ ना रहे। हिंदुस्तान और में उनको बोलिए अपितु कि वो पूरी घर से दुनिया जाएं में और किसान जाकर वहाँ आंदोलन पर का प्रभाव अपने बढ़ जितने रहा भी है। फैमिली आप के लोग इससे नहीं बचे हैं, बच उनको भी सकते वैक्सीन और जिस लगवाएं। प्रकार से आपकी सरकार ने निपटने की तैयारी करी है, ठीक है। निसंदेह इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। बोलिए महिमा सिंह जी, आप भी बात रखिए। मैं ये कहना चाह रही थी खालिद जी कि सबसे पहले तो ये सरकार अपने विधायकों को समझाए, नारायण त्रिपाठी जैसे या आपने सत्यपाल मलिक जैसे गवर्नर को समझाए कि कोरोना चुनावी क्षेत्रों में ही नहीं है, ऐसा नहीं है, असल में है। फिर प्रधानमंत्री जी मास्क पहनना शुरू करें रैलीज में और रैलीज में सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग हो और फिर प्रोटोकॉल बनाएं और फिर उसका एसओपी का पालन की भी करवाएं लोगों से। लोग क्यों नहीं करेंगे पालन? रंजीता जी, जो जवाब सत्ता में दीजिए। है एग्जाम्पल सेट करना, वॉक द टॉक करना उनका कर्तव्य है। ठीक है रंजीता जी। खालिद, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी जिस तरीके से महिमा हमारे प्रधानमंत्री जी को कह रही हैं, उस तरीके से जैसे प्रधानमंत्री जी ने इंजेक्शन लगाते हुए अपनी फोटो अपनी वीडियो को वायरल किया, वैसे राहुल गांधी जी और इनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी वैक्सीन लगवाएं, ना कि वो आप अपने लोग घरों में लड़ने बैठे के अलावा और भी ये सोचे कि हम कभी तो कभी अपनी जनता के फैमिली हित में भी बात किया कीजिए ना। राहुल गांधी जब से दोनों बड़े नेताओं पे, दोनों ही पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के जगह वो से नहीं है, वैसा खाता भी तो खींच सकते हैं आप लोग, जिससे आम जनता को फायदा हो। विषय वो है। मोदी जी नमस्ते ट्रंप करवा रहे थे जिस समय राहुल गांधी ठीक है। चेता रहे थे देश को, उस समय ठीक मोदी जी है, नमस्ते अब बहुत ट्रंप करवा पॉलिटिकल रहे थे। बात एक तरह से हो गई कोरोना के बीच, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहेंगे राहुल जी कि आखिर, राहुल गांधी इंजेक्शन लगवाते हुए ठीक है वीडियो रंजीता जी, वायरल करें और लोगों को रंजीता जी आग्रह जरा करें एक कि वो वैक्सीन लगवाएं। मास्क लगा हेल्थ लेते हैं, एक्सपर्ट अभी राहुल भार्गव जी वाली बैठे है। हुए हैं, जरा इनसे भी समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्या कमियां रह गई हैं कि लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे। राहुल जी, जब हमने देखा था पिछली बार जब ये कोरोना की बात चली थी और ये जो लहर आई थी, उस समय बहुत सतर्क रहते थे। हम घर में जाते थे तो वहां भी लोग सैनिटाइज हाथ करवाते थे घर वाले, उसके बाद घर के अंदर जाने देते थे। लेकिन अब देख रहे हैं कि एक तरह से हर आदमी लापरवाही कर रहा है। या मास्क बात करें, मास्क भी जिस तरह से पहनना चाहिए उस तरह से लोग नहीं पहनते मास्क, खास करके मास्क लगा लिया, मास्क नीचे, और बात कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं तो मास्क उतार दिया। आखिर ये लापरवाही क्यों लोग बरत रहे हैं? क्या उनका डर खत्म हो गया कोरोना के प्रति? सो खालिद जी, इसको इस तरह से देखना चाहिए कि अर्बन पॉपुलेशन शायद थक गई है मास्क लगा लगा के। दूसरा, उन्होंने जो फिगर्स उनके मन को भाते हैं, जिसमें दिखाता है कि मोर्टेलिटी 0.6% है, 1% है, मैं तो 40 साल का हूं, मैं 45 साल का हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, वो उदासीनता आने की वजह से उन्होंने मास्क लगाना बंद कर दिया है। जब हम रूरल की बात करते हैं, वहां पे शायद लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि वो बार बार इस बात को पढ़ रहे हैं कि कोरोना नहीं एग्जिस्ट करता, कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता, और हमारे को राजनेता उसमें एडिंग फ्यूल टू फायर है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी नकारात्मक कोई भी न्यूज आती है वैक्सीन के बारे में, वो सबसे ऊपर ट्रेंड करती है। अब पंजाब केसरी में, हिमाचल में बड़ा लिखा था 4 लोगों को क्लॉट हुआ, पर 4 अपॉन कितना, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो वो लोगों को संदेह में डालता है। ठीक है वैक्सीन डॉक्टर साहब, लगवाए कि नहीं समय लगवाए। की कमी है, इसलिए हमारे को, प्रोग्राम सबको, आप लोगों से ठीक है। निवेदन है, जहां इतना ही चाहे वैक्सीनेशन के बारे में ठीक जरूर है, बताएं, वैक्सीनेशन के बारे में उसको बताएं और लगवाएं। वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगाएं। फिलहाल आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लापरवाही आप क्यों बरत रहे हैं? क्योंकि आपकी लापरवाही ना सिर्फ आपके जान पर भारी पड़ेगी, बल्कि आपके अपनों पर भी भारी पड़ेगी। इसलिए आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें और बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहें, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।